नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। हिंदुस्तान के कई राज्य ऐसे हैं जहां संक्रमण की सुनामी से हाहाकार बचा हुआ है। इतना ही नहीं, कोरोना अगर कुछ रहम कर भी दे रहा है तो बेहाल व्यवस्थाएं संक्रमितों की स्थिति सुधरने नहीं दे रही। तमाम दावोवादों से इतर सच ये है कि देश में आज भी जगह जगह ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड नहीं है, जरूरी दवाओं के लिए मरीजों के परिजन भटक रहे हैं। खैर, ये संक्रमण की सुनामी है, ऐसे में सिस्टम का बेपटरी होना लाजमी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जल्द दुरुस्त भी नहीं हो रहा है। ऐसे में हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि देश में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 30 अप्रैल को जहां रिकॉर्ड बनाते हुए 4 लाख के भी पार चला गया था, वो घटकर बीते 24 घंटे में 3,70,000 के करीब रहा। हालांकि मौतों में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। उधर छत्तीसगढ़ से भी एक अच्छी खबर मिली है। दरअसल यहां बीते एक सप्ताह में जितने नए मरीज मिले हैं उससे ज्यादा ठीक हुए हैं। सरकार ने जानकारी दी है कि बीते 7 दिनों में छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 100% से भी ज्यादा रहा है। हालांकि विपक्ष यानी बीजेपी सरकार के आंकड़ों को गलत बता रही है। खैर, क्या सही है और क्या गलत, आज इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे कोरोना होगा कम में। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से गंभीर हुए हालात धीरे धीरे सुधरते दिख रहे हैं। दरअसल प्रदेश में बीते एक सप्ताह यानी 25 अप्रैल से 1 मई तक कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या इस दौरान मिले पॉजिटिव मरीजों की संख्या से अधिक है। सरकार का मानना है कि हालात सुधरेंगे, लेकिन विपक्ष को लगता है कि आंकड़ों में हेरफेर हो रहा है। ऐसे में अब जनता यह जानना चाहती है कि आखिर जिम्मेदार कोविड के खिलाफ लड़ाई को लेकर वाकई कितने गंभीर है। क्या आंकड़े और जमीनी हकीकत एक जैसी है या अंतर अपार है? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। देश के तमाम राज्यों में जहां कोरोना ने कोहरा मचा रखा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर सामने आई। दरअसल यहां बीते 7 दिनों में 94,000 के करीब लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं इस दौरान संक्रमित पाए गए मरीजों की कुल संख्या 92,000 से ज्यादा है। सरकार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 6,721 मरीज कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों में है, जबकि 86,755 कोरोना पीड़ित होम आइसोलेशन में रहकर स्वस्थ हुए हैं। मतलब कोरोना मुक्त हुए मरीजों में से 93% ने होम आइसोलेशन में उपचार लेकर वायरस पर विजय हासिल की। इस तरह बीते सप्ताह प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 101% रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की शुरुआत के बाद से अब तक पॉजिटिव पाए गए 7,50,000 से ज्यादा लोगों में 6,25,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 4,90,000 के करीब होम आइसोलेशन में हैं और 1,25,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में इलाज के बाद ठीक हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश का रिकवरी रेट 82.5% है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में रोजाना नए संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 10 राज्यों की सूची से भी बाहर निकल आया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस का कहना है कि सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ बेहतर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि टेस्ट प्रक्रिया में खामी है, इसलिए मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। विपक्ष के मुताबिक सरकार आंकड़े छुपा रही है। जिनकी एज ज्यादा है या दूसरी बीमारियों से ग्रसित है या कोविड लंग्स के इन्फेक्शन को ज्यादा डैमेज कर दिया है, तो उनकी मृत्यु भी हो रही है ये अलग अलग अस्पताल में। उसकी रिपोर्ट भी सामने आ रही है। लेकिन वो सरकार की पूरी मंशा, पूरी कोशिश है कि उसको कैसे उसको रोका जाए, और उसको रोकने का प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आपके मरचुरी में सौ रखने की जगह नहीं है और दफनाने की जगह स्मशान घाट में नहीं है। ये पूरे प्रदेश को हालत बना करके रखे हुए हैं। एक प्रकार से इनके टोटल सरकार फेल हो गई है, सिस्टम फेल हो गया है, और इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है, जो कोरोना के चपेट में आए हैं। पक्ष विपक्ष की राजनीति के बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना का रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है।
ये प्रदेश में लगे लॉकडाउन का नतीजा हो सकता है। उधर जनता भी बीते कई दिनों से बहुत ज्यादा सावधान और जागरूक दिख रही है। खैर, इससे इतर जनता ये जानना चाहती है कि सरकार के वादों और विपक्ष के आरोपों के बीच सच्चाई आखिर क्या है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना क्या वाकई कम हो रहा है? सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता हैं अमित चिमनानी जी। चिमनानी जी, आपका भी स्वागत है। और स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक हमारे संजय उपाध्याय हमारे साथ हैं। बहुत संक्षेप में संजय जानना चाहेंगे, बहुत दिनों से अच्छी खबर नहीं मिल रही थी, आपने बताया अच्छी खबर है। क्या मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है? ये अच्छी बात है कि 10 राज्यों के जो टॉप सूची में थे उससे बाहर हो गए। मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है क्या? देखिए, मौत के आंकड़े जो है वो तो कम नहीं कहे जा सकते। मौत के जो आंकड़े हैं वो जरूर चिंता में डाल रहे हैं, क्योंकि लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। हालांकि पिछले जो 24 घंटे के आंकड़े हैं वो राहत देने वाले हैं कि इस दौरान 154 लोगों की मृत्यु हुई है, क्योंकि उसके पहले हम देख रहे थे कि पूरे सप्ताह भर, लगभग 1 या 2 दिन छोड़ दे तो सप्ताह भर 200 से अधिक लोगों की लगातार मौतें हो रही थी कोरोना से। तो बात देखिए, राहत की यही है कि अभी जो लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, जो सरकार आंकड़े जारी कर रही है और जो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बातें सुनने में आ रही हैं, जो भी कोविड कंट्रोल का एक सिस्टम बना हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें लेकर भी जो बातें हो रही हैं और सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम है उनका उसमें जिक्र किया जा रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि 15 मई या फिर उसके आसपास का वो वक्त होगा जबकि छत्तीसगढ़ में कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में होगा, क्योंकि अब सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं और जाहिर तौर पर इन उठाए गए कदमों का ही प्रभाव है कि अब प्रदेश में कोरोना जरा नियंत्रण में दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से ये जो पॉजिटिविटी रेट में गिरावट है, रायपुर में पॉजिटिविटी रेट में 29% की गिरावट है, राजनांदगांव में 24% की गिरावट है। सबसे बड़ा जो हॉट स्पॉट बना हुआ था और सबसे पहले जो संक्रमण मिला था दुर्ग में, वहां पर अभी 15% के करीब पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन मुख्य बात यह है जो कि सरकार ने कदम उठाया है, उसकी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूं कि जो मैदानी स्तर पर जो मितानिने हैं, जो ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनको जब सरकार ने उतारा है मैदान में, तब उसका एक व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो संक्रमण था वो गांव तक पहुंच चुका था। वो तीसरे स्टेज में कहा जा सकता है यही था कि तीसरे स्टेज की दहलीज लांघ चुका था दूसरे स्टेज की और तीसरे स्टेज में पहुंच चुका था। ग्रामीण स्तर पर इससे संक्रमण का काफी असर था। तो जब मितानिनों ने, ग्रामीण स्वास्थ्यकर्ताओं ने कमान संभाली और उन्होंने जब ये जो कोरोना का दवा का किट है वो बांटना शुरू किया, और वो भी ऐसे लोगों को जिनमें की कोरोना के प्रारंभिक लक्षण है, और ऐसे करीब 6 लाख 6.5 लाख के लगभग किट अभी तक बांटे गए हैं। मतलब उन्हें ये बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया कि इस किट में लोगों में कोरोना के, इस किट में क्या क्या है? इस किट में जो 8 अलग अलग तरह की दवाइयां दी गई हैं वो है, इसके अलावा और क्या क्या है इसमें किट में? जी, वही देखिए, इसमें इस किट में वही सारी दवाइयां हैं जिसमें एजिथ्रोमाइसिन है, विटामिन सी है और जिंक टेबलेट है, और जो गंभीर स्थिति या फिर जो लक्षण ज्यादा अगर दिखाई दे रहा है तो उनके लिए जो एक डाइहाइड्रोक्लोरोक्विन की दवा हुआ करती या पायरोडॉक्सिन ये दवा हुआ करती थी, उनका भी इस किट में उपयोग है। और साथ ही साथ देखिए, मुख्य रूप से यही इसमें कोशिश की गई है कि जो कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते थे, वो जो पहले फेज में जिन दवाओं का उपयोग होता था, एजिथ्रोमाइसिन भी उसमें हुआ करती थी जो कि एंटीबायोटिक। फ्लू का ज्यादा उपयोग होता है, कई जगह फेवी फ्लू मिल नहीं रही है, ब्लैक में बिक रही है, वो भी उपलब्ध है क्या छत्तीसगढ़ में इस मार्केट में? इसके लिए बाकायदा देखिए, आज सरकार ने आदेश जारी किया है। सरकार को आदेश जारी करना पड़ा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर टेमीफ्लू हो या फिर ऐसी अन्य दवाएं हैं जिनके लिए कि बाजार में मारामारी मची हुई है, तो इनका अनावश्यक रूप से उपयोग न किया जाए। और इसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गया है, नया प्रोटोकॉल एक जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये जो दवाएं हैं इनका उपयोग इनकी आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाए। और डॉक्टरों को भी कहा गया है कि वो इसे लेकर बहुत ज्यादा
ऐसी स्थिति ना बनाएं कि लोगों को लगे कि इन दवाओं के बिना इलाज संभव नहीं है, क्योंकि इनके कुछ विशेष लक्षण होने पर ही इन दवाओं का उपयोग किया जाना है, जिनका उपचार किया जाना है। तो बाकायदा इसके लिए भी एक गाइडलाइन जारी हुई है, नया प्रोटोकॉल जारी हुआ है। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि जो ग्रामीण स्तर पर ये जो किट बांटे जा रहे थे, देखिए कोरोना का जो किट था ये वही किट है जो कि आज भी अस्पतालों में दिया जा रहा है, आज भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां दिया जा रहा है, ये वही किट है। लेकिन अब ये किट विटामिनों के हवाले किया गया है, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको दिया गया और कहा गया है जो गांव में प्रारंभिक लक्षण के जो मरीज हैं, जिनमें कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं को दिया जाए, वो अस्पतालों तक नहीं तो उनको दिया जाए और बाकायदा उन्हें। संजय, निश्चित तौर पे आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अमित चिमनानी जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। चिमनानी साहब, निश्चित तौर पर सरकार, अभी आपने सुन भी लिया होगा, हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय जी बता रहे हैं कि हर स्तर पे प्रयास किया जा रहा है, ये महामारी है। आप क्या चाहते हैं सरकार और क्या करे? जिस तरह से वो बता रहे हैं कि सब जगह ग्रामीण क्षेत्रों में किट बांटी जा रही है, उनकी जांच हो रही है, उसके बाद भी आपके कौशिक जी कह रहे हैं, धर्मलाल जी, कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, स्मशान घाटों में जगह नहीं मिल रही है, और क्या चाहती है विपक्ष? रहा है और लॉकडाउन के पहले के आंकड़े और अभी के आंकड़े अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देगा। 60,000 अगर टेस्ट होते हैं तो उसमें 15,000 पॉजिटिव, औसतन कभी कभी 16,000 भी हो जाते हैं, यानी 25% संक्रमण का रेट 1 महीने के लॉकडाउन के बाद बना हुआ है। और जो मौतों की संख्या है वो 200 के पार अभी भी जा रही है। रायपुर में कुछ केसेस कम जरूर हुए हैं, क्योंकि रायपुर ने एक समय ऐसा था जब 4,000 से 4,500 प्रतिदिन संक्रमण निकल रहा था। अब वो संक्रमण 1,700, 1,500, 1,400 आता है और पिछले 24 घंटे में जो रिपोर्ट आई है वो 42,000 संक्रमितों की, इसलिए 11,000 संक्रमितों की इसलिए आई है क्योंकि संडे के दिन टेस्ट थोड़े कम होते हैं। 42,000 टेस्ट हुए थे 60,000 की जगह, तो आज जब फिर से 60,000 के आसपास का आंकड़ा आएगा तो संक्रमित शायद फिर बढ़ जाएं। तो दो चिंताएं हैं प्रमुख तौर पर आदरणीय त्रिपाठी जी कि अब ये जो शहर में था संक्रमण अब ये गांव में पहुंच चुका है। जैसे कि कोन्ना गांव का मैं आंकड़ा देखता हूं, बहुत छोटा सा जिला है, ग्रामीण इलाका है, वनांचल क्षेत्र है, वहां पर 240 मरीज निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है। और मौतों का जो आंकड़ा है वो आज तक हम कम नहीं कर पा रहे हैं। और जो दवाइयों का जिक्र आदरणीय संजय जी कर रहे थे, वो दवाइयां तो बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेन 2 देखा गया है, क्योंकि हमारी भी टीम मेडिकल टीम के साथ लगातार काम कर रही है, तो कोरोना में ये दवाइयां जो हैं पूरी तरीके से असर कर जाएं और ये दवाई लेने के बाद आदमी ठीक हो जाए, ये कह नहीं सकते, ये बहुत ज्यादा कह भी नहीं सकते। और संक्रमण की जो चेन लॉकडाउन में टूटनी चाहिए थी आदरणीय त्रिपाठी जी, वो जस की तस बनी हुई है। ये चीज बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि पहले भी छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगे हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आया है 7 दिन में, 14 दिन में, लेकिन इस बार तो 1 महीने के बाद भी रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। चिमनानी जी, ये महामारी है और आप भी समझ रहे हैं कि कोरोना का ये दूसरा स्टेन है, इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर कुछ बहुत माने पुख्ता कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि जैसे कौशिक जी आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं संक्रमण की चैन नहीं टूट रही है, तो विपक्ष क्या माने सरकार यहाँ कहाँ फेल्यूर है? महामारी है, इसमें सरकार जो कर सक रही है कर रही है। देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो मौतें छत्तीसगढ़ में हुई उसमें हमने ये पाया कि वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की बहुत ज्यादा किल्लत थी। उसमें कई लोग इलाज के अभाव में हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अभी वो समस्या कुछ हद तक ठीक हुई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीमीटर क्या होता है ये नहीं पता है, ऑक्सीजन लेवल क्या होता है ये नहीं पता है, इसलिए हम देख रहे हैं कि वहां भी मौतें हो रही हैं। सरकार को चाहिए कि अब शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों को टारगेट करे, वहां ऑक्सीमीटर लोगों को प्रोवाइड कराए, वहां ऑक्सीजन चेक करने के कैंप लगाए और मौतों को कैसे हम रोक सकते हैं, सबसे बड़ा टारगेट यही होना चाहिए। क्योंकि संक्रमण को रोकना एक स्टेप 2 है, स्टेप 1 है मौतें, अकाल मृत्यु को लोग प्राप्त न हो, इसके लिए सरकार को काम करने की जरूरत है, जो दिखाई नहीं दे रही है। जी अमित श्रीवास्तव जी,
हालांकि चिमनानी साहब ने इस महामारी को समझते हुए बहुत ज्यादा कुछ ऐसा आरोप नहीं, उनका कहना है, उनकी डिमांड है कि अकाल मौतें लोग ना मरे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर व्यवस्थाएं करें। उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि जो कोरोना की जो टैबलेट्स दी जा रही हैं उस बीमारी को लेकर के वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौशिक जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, और ऐसी स्थिति में इतनी मौतें हो रही कि श्मशान घाट में जगह नहीं है। क्या कह रही सरकार? त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आपने ठीक कहा कि ये महामारी है, और वैश्विक महामारी में निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं कि देश में जो लगातार जो नए रिकॉर्ड बना रहा है वो भी चिंता का विषय है। आज एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी को मैं सुबह सुन रहा था किसी चैनल पे, उन्होंने कहा कि ये कोविड-19 से भी बढ़ के वेरिएंट जो है वो 21 आ चुका है, और लगातार जिस प्रकार से 3.5 लाख से ज्यादा अगर पेशेंट रोज अगर देश में निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और लगातार उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हालात हैं, बहुत तेजी से हालात जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं, और पहला वेरिएंट जो आया था वो यूके वेरिएंट था, जिसका क्षेत्र था पंजाब के तरफ का जो एरिया था वहां पर, और सेकेंड वेरिएंट जो है वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, जिसका असर बहुत हद तक साउथ इंडिया और कर्नाटक और बेंगलुरु के आसपास का देखा गया है, और इधर जो वेरिएंट्स हैं वो ब्राजील का वेरिएंट है। और आपको मैं बता दूं कि कोरोना वायरस का जो थर्ड वाला वेरिएंट है उससे निपटने के लिए हम हर वो प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार हर वो प्रयास कर रही है जो सरकार कर सकती है। लगातार मैं चिमनानी जी की बात को सुन रहा था। आप देखिए कि टीकाकरण में अगर आप देखेंगे तो हेल्थ वर्कर्स के टीकाकरण में लगभग हम 90% जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको हम टीकाकरण फर्स्ट डोज कर चुके हैं, और सेकेंड डोज लगभग 88% से ज्यादा हम कर चुके हैं, और अगर राष्ट्रीय औसत आप देखेंगे तो 87.3 है। उसी प्रकार से अगर फ्रंट लाइन वर्कर्स को आप देखेंगे त्रिपाठी जी तो 84.63% हमने उनको कर दिया है, राष्ट्रीय औसत 78.55% है। लगातार हम इससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और संजय भाई जिस प्रकार कह रहे थे, मैं उनकी बातों को सुन रहा था कि किट जो सरकार दे रही है निश्चित तौर पे उसमें ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, दवाइयां हैं जो प्रारंभिक तौर पे दी जाती हैं, और लगातार चिमनानी जी का एक बात से मैं सहमत हूं कि पूरे देश में जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैला है, निश्चित तौर पे जो संक्रमित है अब वो गांव-गांव में फैल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें और चाहे दूसरे राज्यों की बात करें, अब ये गांव में फैल रहा है, जो एक चिंता का विषय है। देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो एक अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में संक्रमित कम हो रहे हैं, और लगातार रिकवरी रेट अगर आप देखेंगे तो रिकवरी रेट हमारे यहाँ दूसरे राज्यों से जो साधन संपन्न राज्य है उससे कहीं बेहतर है त्रिपाठी जी। और एक चीज में और रिकवरी रेट में सरकार का क्या लगातार अमित श्रीवास्तव जी, रिकवरी रेट में आप कैसे वाहवाही लूट सकते हैं? इसलिए कि रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ के जो बासिंदे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता है, उनमें इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, उसमें सरकार का क्या? वो तो अपने आप ठीक हो रहे हैं ना। नहीं, देखिए, नहीं, अपने आप कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, अपने आप कैसे ठीक हो जाएंगे वो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि टोटल अभी तक छत्तीसगढ़ में टोटल केसेस जो आए हैं वो 7,56,427 थे, जिसमें रिकवर होकर डिस्चार्ज हुए हैं इलाज के बाद वो 6,27,051 है, और आज हमारे यहाँ एक्टिव केसेस जो हैं 1,20,367 केसेस हैं, और लगभग डेथ अगर आप देखेंगे तो 9,000 से ज्यादा डेथ हुई है, जो एक चिंता का विषय है। लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। आपने कहा, आप अगर कल कभी आप आंकड़े ठीक है, आपने कहा कि कैसे पॉसिबल है कि रिकवरी रेट वो बिना किसी उसके, अरे होम आइसोलेशन में जो है वो आपसे थोड़ी कुछ मदद मांगने आ रहे हैं, होम आइसोलेशन में है वो अपनी दवाई ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको वो 85,000 मैं उसी पे आ रहा था। देखिए 85,000 से ऊपर है। मैं आपको कल का आंकड़ा देता हूं, लेटेस्ट आंकड़ा जो आइसोलेशन में है 11,534 लोग कल आइसोलेशन से बाहर आए हैं। अब देखिए, कल के जो केसेस आए हैं वो 11,825 थे, और रिकवर होके हमारे यहां से डिस्चार्ज हुए हैं 12,168। तो लगातार अगर आप आके देखेंगे, अगर परसों का छोड़ दें तो पिछले 5 दिनों से आप देखेंगे जो न्यूली केसेस आ रहे हैं, एक्टिव केस जो आ रहे हैं, उससे ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये एक थोड़ा सा हमको संतोष देने वाला न्यूज है
कि जो डिस्चार्ज जो हो रहे हैं वो ज्यादा लोग हो रहे हैं। और लगातार देखिए कि एक जो लॉकडाउन किया गया है, निश्चित तौर पे वो संक्रमण की जो चेन थी उससे टूटी है। वो जो लगातार जो चेन नहीं टूट रही थी, आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, लॉकडाउन के बाद वो चेन टूटी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन से लोगों को परेशानियां और कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन ये अति आवश्यक था। अब मैं आपके पास फिर से आता हूं, चिमनानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चिमनानी जी। देखिए अमित श्रीवास्तव जी जो दो डेटा कंपेयर कर रहे हैं कि कल कितने लोग ठीक हुए और कितने नए लोग निकले, तो मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक पहले भी बताया कि कल के जो नंबर ऑफ टेस्ट थे वो ऑर्डिनरी नंबर ऑफ टेस्ट से 18,000 कम टेस्ट हुए हैं। 60,000 टेस्ट होते हैं, कल 42,000 हुए थे, इसलिए कल का डेटा मायने रखता ही नहीं है। आज आप 60,000 टेस्ट करिए, इनफैक्ट टेस्ट की संख्या जितनी आप बढ़ाएंगे उतना आपको प्रतिशत पता चलेगा कि कितने लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। दूसरा, इन्होंने आइसोलेशन के बारे में, रिकवरी रेट के बारे में जो बात कही त्रिपाठी जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि 90% लोग ऐसे हैं जो सरकार से संपर्क में ही नहीं आते, वो घर पे अपना जो भी उनकी दवा है या घर के नुस्खे हैं उससे वो ठीक हो जाते हैं। सरकार को 10% लोगों को ही संभालना है, उसमें भी 10% में कई सारी मौतें हो जा रही हैं जो चिंता का विषय है। दो मैं अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूं आपकी अनुमति से जी, कि ग्रामीण इलाकों में क्यों ये फैल रहा है, छत्तीसगढ़ को क्या चिंता करनी चाहिए। अगर लॉकडाउन है, अगर सब लोग अपने घरों में हैं, तो भी संक्रमित क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने जो ऑब्जर्व किया कि ग्रामीण इलाकों में शादियों का जो चलन है वो अभी भी चल रहा है। 200 लोग 300 लोग कहीं कहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं। प्रशासन को थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है कि बाहर तो लोग नहीं आ रहे हैं, कोई सार्वजनिक आयोजन छोटा मोटा ही सही, 10 लोगों का ही सही, 50 लोगों का ही सही तो नहीं हो रहा है, इसीलिए ही संक्रमण नहीं रुक रहा है। तो ग्रामीण इलाकों में मॉनिटरिंग बढ़ाए, ऐसा हमारा सुझाव है। दूसरा, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और वॉरियर्स की बात हुई, जिसमें पत्रकार स्वयं भी आते हैं, बड़ी संख्या में पत्रकार प्रभावित हो रहे हैं, और खास करके कंटेनमेंट जोन में शिक्षक कर्मियों की जो ड्यूटी लग रही है, या जो मेडिकल दुकान वाले हैं जहां कोरोना पॉजिटिव लोग भी जाकर के दवाई ले रहे हैं, उन लोगों की डेथ हो रही है। तो सरकार उन लोगों के वैक्सीनेशन के लिए कोई प्लान नहीं बना पाई है, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हो रहा है और मौतों का कारण बन रहा है। चलिए जी, अमित श्रीवास्तव जी। जी, निश्चित तौर पे देखिए, जरूरी नहीं है कि विपक्ष का जो अगर कोई ये अगर राय देते हैं तो हम उसको बिल्कुल, मैं भी उसको बिल्कुल संज्ञान में आगे बढ़ाऊंगा। निश्चित तौर पे इन्होंने ठीक कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो केसेस आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे हम संज्ञान में लेंगे। और मैं आपको बता दूं चिमनानी जी कि लगातार आप अगर रायपुर में भी पेस में देखेंगे, संक्रमण रायपुर में भी कम हुआ है और यहाँ पर मरीज भी कम मिल रहे हैं। ये एक हमारे लिए थोड़ा रिलीफ देने वाली बात है। और जो बेड की संख्या रायपुर में अगर आप देखेंगे तो अभी थोड़ी सी स्थिति पहले से एज कंपेयर टू 2-4 दिन पहले की अगर आप देखेंगे तो आज हम अच्छी स्थिति में है। और लगातार सरकार त्रिपाठी जी हर वो कार्य कर रही है जिससे हम इस कोरोना से लड़ाई लड़ने में जो सरकार को करना चाहिए, हर वो काम सरकार कर रही है। लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी कोरोना संक्रमण काल में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। एक हेल्पलाइन नंबर हमारे द्वारा जारी किया गया 7880100313 जिसका नंबर है, और लगभग 58,29,371 लोग उससे इफेक्टेड हुए। और लगभग शासन को 3,94,136 मैट्रिक टन से ज्यादा चावल सरकार जो दे रही है। तो एक मैं भी एक आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं कि देखिए, ये राष्ट्रीय आपदा है, तो क्यों ना एक राष्ट्रीय नीति मान के एक राष्ट्रीय आपदा इमरजेंसी घोषित किया जाए, और राष्ट्रीय आपदा मान के अगर हम इसे संज्ञान में लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा स्थितियां बेहतर होंगी। आज जो आप देखेंगे कि आज एक मैटर लगा था कोविड को लेके सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बहुत 10 पॉइंट्स लिख के सरकार को दिया है, जो रेज किया है त्रिपाठी जी, और उसमें बहुत सारे जो पॉइंट है अगर आप देखेंगे तो मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि सरकार को सबसे पहले तो फ्री वैक्सीनेशन पे सोचना चाहिए कि फ्री वैक्सीनेशन सारे लोगों को कैसे मिले। क्योंकि हमने देखा है कि पूर्ववर्ती में भी जब 70 सालों में दूसरी सरकारें रही हैं तो पोलियो का ड्रॉप अगर चला है, कोई हैजा महामारी अगर फैली है, तो निश्चित तौर पे अगर आप देखिए कि उसमें भी फ्री वैक्सीन सरकार के द्वारा लगाया जाता था, और लगातार जो भी आपदा आती थी सरकार उसका पूरा खर्च उठाती थी।
तो आज अगर यहां पर जो सरकार है, जो हुक्मरान बैठे हैं, अगर वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो एक वन वैक्सीन वन प्राइस फिक्स प्राइस क्यों नहीं वो करते, ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी है। और आर्टिकल 21 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सरकार को हर मेडिकल फैसिलिटी सरकार को देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, लेकिन आज संभव है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या, जो हमारे भारत देश की स्थिति है उसमें हर मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल फैसिलिटीज हर व्यक्ति को क्या दी जा सकती है, ये आप भी समझते हैं, ये हो नहीं सकता है। लेकिन जहां तक चिमनानी जी जो सुझाव दिया है उसको आप लागू कर सकते हैं, वो अलग मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ लगाई है। मैं जवाब देना चाहूंगा त्रिपाठी जी, मैं जवाब देना चाहूंगा त्रिपाठी जी। मेरा सवाल बिल्कुल आप ही के पास है। मेरा चुनाव आयोग ने अरे 6 महीने 8 महीने बाद चुनाव करा देते तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। लेकिन आप तो कर सकते हैं कि आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं कि अगर लॉकडाउन शहर में है तो गांव में लोगों के भाई 4 महीने 6 महीने बाद आयोजन कर लेना शादी का। इस तरह का कोई आदेश जो चिमनानी जी ने कहा, शादी हो या अन्य कोई अवसर हो, उसको 4-6 महीने बाद कर लें, ये निर्देश तो आप जारी कर सकते हैं। जी निश्चित तौर पे देखिए, वो सारे मेजर स्टेप्स हमारी सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। कलेक्टर के गाइडलाइन सारी जगह जा चुकी हैं और लगातार लोग फॉलो भी कर रहे हैं। देखिए एक एजम्पशन हमने लिया है, जिस प्रकार चिमनानी जी ने कहा शादियां हो सकती हैं, शायद शादियां हो रही होंगी। डेफिनेट ओपिनियन कैन नॉट बी गिवन बाय चिमनानी जी कि शादी हो ही रही है और वो उसका रीजन है कि अगर वहां पर बढ़ रहा है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। और जिस प्रकार आप टीके की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ हम 18-18+ से अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश में 65% के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो सरकारी आंकड़ा आज आया है 87.65 करोड़ हमारे यहाँ युवा है 18 से 45 वर्ष तक के लोग। अगर एक डोज की कीमत 150 रुपए है और उसमें जीएसटी 9 रुपए लगता है, मतलब 159 हो जाता है। और अगर हम कुल टीका देखेंगे, अगर कुल खर्च देखेंगे 18+ से भी, अगर मोदी जी कहते हैं ये युवा हमारी शक्ति है और ये 65% हमारी ताकत है, तो ऐसी क्या वजह है कि ऐसे 65% जिसको वो हमेशा कहते हैं हमारी ताकत है, आज वो राज्यों पे छोड़ देते हैं। हम पूरी तैयारी करके रखते हैं टीकाकरण की और अचानक आके वो कहते हैं अब राज्यों को टीका लगाना है। हम तो अपने जी जान लगा देंगे अपने लोगों को टीकाकरण करने के लिए, लेकिन आज टीका दिलाना भी फेडरल सिस्टम में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी है। और त्रिपाठी जी, पूरा खर्चा सिर्फ 18 से 45 वर्ष की मैं आपको बात कर रहा हूं, 27,000 करोड़ से 27,872 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो क्या सरकार नहीं उठा सकती? जब सरकार अगर अपने वित्त बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखती है और वित्त मंत्री जी कहती है अगर जरूरत होगी तो हम और देंगे, बड़े दिल से उन्होंने कहा था, तो आज ऐसी क्या वजह है कि सरकार अपने कथन से पीछे हट रही है? ये चिंता का विषय है। आज सरकार की भी जिम्मेदारी और जवाबदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी भारत में आता है, दूसरे राज्य भी भारत में आते हैं। एक दिन आके प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है अमित जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में मंत्री जी से उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों को ही कहा है कि आप आपको करना है, अपना बंदोबस्त करिए। ऐसा नहीं है, भाजपा शासित राज्यों को भी उन्होंने नहीं कहा है। नहीं जी, मैं मान रहा हूं, लेकिन आज अगर संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी जवाबदारी क्या नहीं है कि हमारा और 2 कंपनियों को जिनको उन्होंने परमिशन दिया उससे हमारे को दवाइयां दिलाएं। आज जब हम सीरम इंस्टीट्यूट जाते हैं या भारत बायो जो दूसरे उसमें जाते हैं, तो आप वहां पर यह कहा दिया जाता है कि अभी हमारे पास 15 जुलाई तक हम केंद्र सरकार का जो ऑर्डर है हम उसको ही कंप्लीट करेंगे। तो वो ऑर्डर उन्होंने पहले दे दिया था ना, मैं आपके माध्यम से रेज करना चाहता हूं। आपने ऑर्डर लेट दिया, उन्होंने पहले दे दिया। मैं मान रहा हूं जी। देखिए, हमसे प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं कहा था। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था 1 तारीख से महाअभियान चलाया जाएगा। अचानक 5-10 दिन पहले आके उन्होंने कहा अब ये राज्यों की इसको व्यवस्था करना है। तो प्रधानमंत्री जी हमसे पूछ के ये आदेश नहीं दिए थे, लेकिन चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। हमने कहा बिल्कुल हम प्रधानमंत्री जी जैसा कह रहे हैं हम करेंगे, लेकिन हम व्यवस्था कर रहे हैं। और आज भी आप देखिए कि जिस प्रकार से सीरम इंस्टीट्यूट ने तो अभी तक कहा है हमसे बात, अब कहा है उन्होंने कि हम 15 जुलाई के बाद ही दे पाएंगे। और जिस प्रकार से एक कंपनी हमें ये कहती है अभी हम 3 लाख दे पाएंगे,
अब हम मई में आपको 3 लाख, जून में 12 लाख और 10 लाख और जुलाई में आपको 12 लाख देंगे। तो पूरा अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये फेडरल सिस्टम में केंद्र सरकार की उत्पादन की क्षमता जितनी होगी उसी हिसाब से दे पाएंगे। खैर अमित श्रीवास्तव जी, चिमनानी जी कुछ कहना, चिमनानी जी, तो आपने परमिशन क्यों नहीं दिया फाइजर को? हाँ, ये सवाल उठ सकता है, स्पुतनिक को क्यों दिया, ये सवाल उठ सकता है। जी चिमनानी जी, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की जो भी नीतियां हैं वो सारे राज्यों के ऊपर लागू हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि छत्तीसगढ़ संक्रमण में तो टॉप पर होता है, मौतों में वो टॉप 5 स्टेट में आ जाता है, लेकिन जब वैक्सीनेशन के लिए ऑर्डर देने की बात आती है तो वो कहता है हमें तो देर से पता चला। क्यों? बाकी राज्यों को पहले पता पड़ गया। ये तो एक सार्वजनिक सिस्टम था, आप पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे थे। दूसरी बात अमित श्रीवास्तव जी ने कही, एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। जब फेज 1 था कोरोना का तो राष्ट्रीय तौर पर ही सब निर्णय हो रहे थे। तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या मालूम हमारे किस जिले में कितना इन्फेक्शन है, उन्हें क्या मालूम कहाँ कंटेनमेंट जोन बनाना है, उन्हें क्या मालूम कहाँ लॉकडाउन लगाना है, वो हम लगाएंगे, हमें अधिकार दीजिए। वो अधिकार वो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि हमारा अधिकार हमें दीजिए। अब फिर जब उल्टा पड़ गया इनको तो ये कहते हैं फिर एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। ये एक बहुत गलत बात है, राजनीति मत लाइए। अमित श्रीवास्तव जी, आप सत्ताधारी दल हैं, आपको संक्रमण रोकना है। और एक छोटा सा निवेदन बस अपनी बात समय समाप्त हो रहा जी, कि जब यहाँ पिछले कोरोना में 3000 मरीज निकलते थे एक दिन में, तब यहाँ लॉकडाउन था, बहुत गंभीर माना जाता था। और आज भी 1 महीने के बाद 15,000 मरीज निकल रहे हैं, उससे 5 गुना ज्यादा। तो स्थिति बेहतर हो गई है। ये समझने की गलती करेंगे तो इसका भुगतान फिर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल समय भी हमारा समाप्त हो गया। अमित जी, आपने बहुत अच्छे आंकड़े प्रस्तुत किए। निश्चित तौर पे ये आंकड़े आप अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से केंद्र तक जरूर पहुंचवाइए। और संजय जी, बहुत संक्षेप में पूरा जो डिस्कशन हुआ है उसका लब्बे हुआ। शुक्रिया जी। तो संजय जी। जी 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 बिल्कुल। देखिए, ये जो तमाम बातें हैं जो अमित चिमनानी ने जो बात कही है और जो अमित श्रीवास्तव जिन बातों को कह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर है, इसी बात पर प्रदेश में भी राजनीति चल रही है। लेकिन मूल रूप से समझना ये होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब जब इस स्तर पर कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है और ये माना जा रहा है, जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है, ये बता रही है कि अब इस पर कहीं न कहीं नियंत्रण की जो तमाम कोशिशें थी उसका परिणाम दिखने लगा है। तो ऐसे में सरकार को कुछ कड़े कदम और भी उठाने होंगे, और वो कड़े कदम ऐसे होने चाहिए जो कि किसी भी प्रकार के सामूहिक गतिविधियों पर विराम लगाते हों, उन्हें रोकते हों। अगर ये करने में सरकार सफल होती है और ये कर पाती है, इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाती है, तब निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो संक्रमण जीता जा सकता है। लेकिन संजय जी, आज बहुत अच्छी, बहुत कम ऐसे स्वस्थ बहस हम बहस करवाते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि पक्ष और विपक्ष दोनों चिंतित इस बात के लिए हैं। आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं हो रही है, चाहे चिमनानी जी ने भी नहीं की, अमित श्रीवास्तव जी ने भी नहीं कही। ये सुझाव के तौर पे आज बहस हुई है, ये आज बहुत स्वस्थ बहस रही है। ऐसे बहुत कम बहस होती। सबसे अच्छी बात निकल कर ये आई कि महामारी को लेकर के पक्ष भी चिंतित है, विपक्ष भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, और सुझाव अब आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की जगह सुझाव आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिमनानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप जी। एक बहुत अच्छी बात सिर्फ 5 सेकंड में बताना मैं चाहता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ने है, उन्होंने डायरेक्शन दिया है स्टेट और सेंट्रल के डीजीपीज को not to take any action against anyone who is posting or shortage of oxygen bed or doctor spreading of rumor। मतलब अब आप अगर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी जो कई सरकारें रोक रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अब आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो कोई भी पोस्ट कर सकता है, ये स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट ने आज दी है। बिल्कुल, पोस्ट जरूर करें अमित जी। मैं चूंकि 35 साल से इसी जर्नलिज्म में हूं, मैं जानता हूं जब से सोशल मीडिया में पोस्ट आई है, ये आप भी समझते हैं, चिमनानी जी भी समझते हैं, संजय जी का भी लंबा अनुभव है। इसमें बहुत सारी जो फेक न्यूज होती हैं वो सेंसेशन क्रिएट करती हैं, वो लोगों को हतोत्साहित करती हैं। इसके लिए अगर एक निश्चित तौर पे नियम बनना चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि जिसने जो चाहा वो पोस्ट कर दिया, और उस पोस्ट के कारण, उस खबर के कारण अगर किसी को नुकसान होता है तो इसमें तो गाइडलाइन बननी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन इसमें अगर कुछ % सही भी होती है, बिल्कुल गाइडलाइंस बननी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं।
लेकिन इसमें बहुत सारी, चूंकि उसमें किसी को कुछ जा नहीं रहा है। अगर हमने कोई खबर दिखाई है तो हमें मॉनिटर करने के लिए MI भी है, अखबार ने कुछ छापा है तो उसके लिए भी है, लेकिन ये सोशल मीडिया में एक गाइडलाइन होनी चाहिए जिसके कारण कम से कम अगर हम सही खबर 10 बार पुख्ता करके दिखाते हैं तो उनको भी पुख्ता कहीं न कहीं गाइडलाइन हो कि भाई कुछ भी खबर आप नहीं डाल सकते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद अमित श्रीवास्तव जी आपका, अमित चिमनानी जी आपका, संजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह के कोरोना आंकड़े बता रहे हैं कि अब हालात सुधर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं नए केसों में भी पहले के मुकाबले कुछ कमी आई है। हालांकि विपक्ष सरकारी आंकड़ों को गलत बता रहा। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं उससे छत्तीसगढ़ सरकार और वहां की जनता ने कुछ राहत की सांस तो जरूर ली होगी।